वेलकम बैक इन दिस संयम फॉर क्लास 11th कोर्स, जिसमें हम लोग चैप्टर कर रहे हैं सेट्स। और सेट्स के पहले लेक्चर में यानी कि पहले लेसन में, लेसन 1A में हमने किया था कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट सेट्स के ऊपर, और उसमें हम लोगों ने सबसेट के प्रॉपर्टीज़ और पावर सेट तक हम लोग पहुंच चुके थे। इसके आगे हमें बढ़ना है। बाय द वे एक चीज़ बताना है आपको कि जो लेक्चर्स मैं वहाँ पे डाल रहा हूँ नंबरिंग 1A का मतलब है चैप्टर 1 का फर्स्ट लेक्चर या फर्स्ट लेसन। सिमिलरली जब चैप्टर 2 शुरू होगा तो चैप्टर 2A एंड देन 2B एंड सो ऑन। तो हर एक चैप्टर की अपनी नंबरिंग है और उस लेक्चर की नंबरिंग अल्फ़ाबेट से दी गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो ईजी होगा वो प्लेलिस्ट में खोजने के लिए। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स एंड देन वेन डायग्राम एंड कुछ क्वेश्चंस अच्छे वाले। सो देखते हैं। ऑलराइट, कुछ सेट्स गिवन हैं, मुझे ये समझना है कि सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स कैसे डिसाइड किए जाएंगे। तो ऑब्वियसली ये चीज़ मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने शायद Q नॉट इक्वल टू 0 वाला पार्ट मिस कर दिया था। एनीवेज, द इरेशनल नंबर का जो सेट है मैंने लास्ट क्लास में मेंशन नहीं किया था, तो आप लोग समझ लीजिए। इसे इरेशनल नंबर का मतलब होता है जो रैशनल नहीं है, जैसे √2, √3 एंड पाई एंड सो ऑन। तो इरेशनल के लिए आप अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करोगे तो वो होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन वो रैशनल नंबर नहीं होगा। तो जो रैशनल नंबर नहीं होगा वो ऑब्वियसली इरैशनल होंगे। अब इसमें अगर आपको रियल नंबर के सेट्स इसमें से देखने पड़े तो रियल नंबर तो सबसे बड़ा सेट है ये वाला। इसमें से कौन कौन से सेट्स इस रियल नंबर के सबसेट्स बनेंगे, तो नेचुरल नंबर का पूरा इस रियल नंबर के अंदर आएगा, मतलब सारे आ जाएंगे। लेकिन अगर इस ऑर्डर में लिखना पड़े तो कैसे लिखोगे आप? सबसे छोटा तो ये है नेचुरल नंबर, उससे बड़ा आ जाएगा आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स में अगर आप पॉजिटिव इंटीजर्स देखोगे तो इसके दो पार्ट हैं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर, ये दोनों ही इस इंटीजर्स के सबसेट हो जाएंगे। अब इंटीजर चला जाएगा किसके अंदर? रैशनल नंबर के अंदर, एंड रैशनल नंबर चला जाएगा रियल नंबर के अंदर। तो इसी ऑर्डर में सबसेट्स का क्रम होगा। अब यहाँ पे एक सेपरेशन मिल जाता है क्योंकि रैशनल और इरेशनल दो नंबर्स मिलके पूरे रियल नंबर सेट को बनाते हैं। तो यहाँ पे एक सेपरेशन मिल जाएगा किसका? इरेशनल नंबर के साथ। मतलब कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में जब हम इंटरसेक्शन ढूंढेंगे, हम लोग आगे समझने वाले हैं, तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा। ये आपको अभी क्लियर हो जाएगा ये कि मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, अब एक चीज़ और जानना है हमें कि इंटरवल्स इनसाइड रियल नंबर कैसे डिसाइड करते हैं। आप कल्पना करके देखिए कि कोई एक रियल नंबर का लाइन है, उस रियल नंबर की लाइन पे अनंत संख्याएं हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो अगर मैं कहूँ कि आपको किसी दो नंबर्स के बीच में सारे नंबर्स लिखने पड़े, जैसे मैं कहूँ कि 1 और 2 के बीच में आप सारे नंबर्स लिख के दिखाइए, तो ये मुश्किल है, क्योंकि आप 1 और 2 के बीच में सारे नंबर्स बता ही नहीं सकते रियल नंबर के लिए, क्योंकि 1.00001, 1.002 ये सारे नंबर्स इसके बीच में ही आएंगे। तो इसलिए मैथमेटिशियंस ने सोचा कि क्यों ना इसको एक अलग नोटेशन से दिखाया जाए, जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नंबर्स जो होते हैं, जो लगातार जो संख्याएं होंगी उनको एक तरीके से डिनोट किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसमें 4 तरीके के इंटरवल्स को लिखने का तरीका है। ओपन ओपन, ओपन क्लोज्ड, क्लोज्ड ओपन, क्लोज्ड क्लोज्ड बोल सकते हो, क्लोज्ड या फिर सिंपली क्लोज्ड। बाय द वे ये तीनों ओपन ओपन, ओपन क्लोज्ड एंड क्लोज्ड ओपन केवल कहे जा सकते हैं ओपन इंटरवल। तो ओपन ओपन का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि कोई एक नंबर x है जो कि x बिलोंग करता है रियल नंबर से, लेकिन वो कुछ ऐसा प्रॉपर्टी रखता है कि x की वैल्यू 3 से लेके 5 तक है। तो आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिए कि x की वैल्यू 3 एग्जैक्टली नहीं हो सकती और 5 एग्जैक्टली नहीं हो सकती, मतलब 3 और 5 के बीच में कहीं ना कहीं लाई होगी। तो इसको अगर हम रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो आपको देना पड़ेगा एक संख्या 3 यहाँ पे और एक 5, और इसके बीच में आपको कुछ शेड करना पड़ेगा रीज़न। लेकिन ध्यान रहे कि 3 और 5 तो ये लेगा नहीं, इसलिए हमें 3 पे एक
सर्कल देना पड़ेगा ब्लैंक, और 5 पे भी सर्कल देना पड़ेगा ब्लैंक, क्योंकि वो उस 3 और पॉइंट वाले 5 वाले पॉइंट को वो अज्यूम नहीं कर रहा है। तो इस इनइक्वालिटी को अगर हमें इंटरवल में लिखना पड़े तो हमें लिखना होता है x बिलोंग्स टू 3,5। ये जो पैरेंथेसिस है इसको हम लोग ओपन इंटरवल बोलते हैं। एक और तरीका है इसको लिखने का, कई पुरानी बुक्स में ऐसे आप इंटरवल देख सकते हो, 3, 5 स्क्वायर ब्रैकेट को पलट दोगे तो ये ओपन इंटरवल माना जाएगा। तो इस तरीके से हम ओपन इंटरवल को डिनोट करते हैं। अब आते हैं ओपन क्लोज पे। तो मान लीजिए कोई सेट इसने देखा एग्जाम्पल के तौर पे, ये सारे मैं एग्जाम्पल के तरीके से बता रहा हूँ, और मैंने लिखा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ओपन क्लोज है, सपोज कीजिए x की वैल्यू 5 से लेके 7 तक लाई कर रही है। तो आपको लिखना होगा कैसे, अगर रियल नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहाँ हो जाएगा 5 पे ओपन है तो रहेगा खाली, 7 पे पूरा फिल हो जाएगा, और ये पार्ट इस पूरे x के रीजन को रिप्रेजेंट करता है। हमें इंटरवल कैसे लिखना होगा, जो इंटरवल के फॉर्म में आपको लिखना होगा वो होगा x बिलोंग्स टू 5 पे लिखना है हमें ओपन, सो 5 पे रहेगा स्मॉल ब्रैकेट और 7 पे रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट। सिमिलरली हमें क्लोज्ड ओपन का कोई एग्जांपल हो सकता है, b मान लो मैंने लिखा एग्जांपल y सच दैट y बिलोंग्स टू अगेन रियल नंबर, बट मैंने ले लिया y की वैल्यू 5 से लेके 10 तक, लेकिन 10 पे ओपन है, 10 को इंक्लूड नहीं कर रहा है। तो इस केस में अगर रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो यह हो जाएगा 5 पे हो जाएगा फिल, और 10 पे हो जाएगा ऐसे ब्लैंक, और जब इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना होगा तो 5 पे दे देंगे स्क्वायर ब्रैकेट क्योंकि क्लोज है, और 10 पे दे देंगे ओपन यानी कि स्मॉल ब्रैकेट। सिमिलरली एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं क्लोज के लिए। जो सपोज कीजिए कोई सेट है x, मैं लिखा सपोज कीजिए z बिलोंग्स टू अगेन रियल नंबर, और z की वैल्यू लाई कर रही है 3 से लेके सपोज कीजिए 10 तक। तो आपको लिखना होगा कैसे इंटरवल में, पहले तो नंबर लाइन, यहाँ भी क्लोज्ड, यहाँ भी क्लोज्ड, 3 and 10। बाय द वे इधर आप इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी भी दे सकते हो हर एक केसेस में, आप समझ रहे हो, यहाँ भी, एंड देन यहाँ पे हो जाएगा 3 to 10, और ये रीज़न आपका पूरा यहाँ भी होता, और 3 to 10 के लिए आपको लिखना होगा x बिलोंग्स टू 3 पे क्लोज एंड 10 पे क्लोज। तो इस तरीके से हम जितने भी रियल नंबर के इनसाइड इंटरवल्स यानी कि कॉन्टिन्यूअस नंबर्स को लिखना पड़े, हमें उस रीज़न को लिखने के लिए इन 4 तरीके से इंटरवल को लेना पड़ता है। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं वेन डायग्राम। सो वेन डायग्राम के लिए ऑब्वियसली सपोज कीजिए हमारे पास कोई एक सेट है A, तो सेट A को रिप्रेजेंट किया जाता है सर्कल से, मतलब किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सर्कल लेते हैं। और अगर मान लीजिए दूसरा कोई सेट है और उसमें कोई भी कॉमन नहीं है तो A और X ऑब्वियसली हमें ऐसे मिलेंगे, ये दूसरा कोई सेट होगा। और अगर A के इनसाइड कोई एक तीसरा सेट आ गया, मतलब यहाँ पे अगर देखोगे B, तो B को समझा जाएगा कि B A का सबसेट है। और अगर ये सभी सेट्स किसी एक बड़े सेट का हिस्सा हैं तो ऑब्वियसली हम उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट सुपर सेट होता है A का भी, ये सुपर सेट होता है B का भी, और ये सुपर सेट होता है अगर इस केस में देखा जाए तो X का भी। तो इसलिए उसको एक बड़े डब्बे में देते हैं। तो जब भी एक रेक्टेंगुलर शेप होगा तो रेक्टेंगुलर शेप को हम यूनिवर्सल सेट समझेंगे, सर्कुलर सेट शेप को यानी कि सर्कल को हम लोग सेट समझेंगे, और इसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इस रिप्रेजेंटेशन से कुछ चीज़ निकल के आने वाली हैं और ये बहुत ही एक्चुअली यूज़फुल होता है कई क्वेश्चंस को हैंडल करने में। तो इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे हैंडल किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले समझना पड़ेगा ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो यहाँ आपको देखना है 4 तरीके के ऑपरेशंस: इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, यूनियन ऑफ 2 सेट्स, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स,
कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। लेकिन ये पांचवा जो तरीका है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये एक्चुअली आपके एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से आपको इसको समझ लेना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो अब हमें जानना है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, जो पहला ऑपरेशन है, और इसमें डेफिनेशन दे रखा है कि अगर एक सेट, सपोज कीजिए एग्जांपल समझते हैं पहले, कि हमारे पास कोई एक सेट है ए, और ए के पास कुछ एलिमेंट्स हैं लाइक 1 2 3 4, और एक सेट बी है बी 2 3 4 9, और इसके लिए जो इंटरसेक्शन होगा वो उन सारे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करके लिखना है जो इन दोनों में कॉमन हो। तो इसके लिए क्या होगा, 2 3 एंड 4 जो कि दोनों में कॉमन है, तो हमें ये इंटरसेक्शन लिखना होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कॉमन ना मिले, जैसे सपोज कीजिए मैंने एग्जांपल लिया एक तीसरा सेट यहाँ पे C, और उसमें मैंने लिख दिया A B एंड लेट्स से P। तो उस केस में अगर इन दोनों सेट्स का अगर कंपैरिजन करोगे A और C का, तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो हम कहेंगे A और C आपस में कुछ कॉमन ही रखते हैं, तो इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा 5। तो इनके आधार पे इनका डेफिनेशन कुछ है। बाय द वे, अगर हमें इस डेफिनेशन को मैथमेटिकली सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे, ये नोट की तरह आप ध्यान रखोगे। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। ऑब्वियसली x दोनों में होने चाहिए, तभी जाके वो इंटरसेक्शन में आएगा। और इस इंटरसेक्शन जब 5 हो तो हम क्या कहते हैं, अगर हमारे पास दो सेट्स इफ A एंड B आर सच दैट, ऐसा हो जाए कि A इंटरसेक्शन B हो जाए 5, देन A एंड B आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। तो इन्हें हम डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे अगर इनके बीच का कुछ भी कॉमन नहीं मिलता हो। तो डिसजॉइंट इंटरवल्स भी होते हैं, जैसे इसको मैं भी यहाँ पे समझा देता हूँ क्या है उसका मतलब। डिसजॉइंट इंटरवल्स का मतलब है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 1 और 2 के बीच में x लाई कर रहा है 1 और 2 को इंक्लूड करते हुए, तो इसका डिसजॉइंट इंटरवल होगा, मैं सीधे लिख देता हूँ, डिसजॉइंट इंटरवल। तो डिसजॉइंट इंटरवल इसका क्या होगा, रियल नंबर में से इस इंटरवल को हम हटा देंगे। तो रियल नंबर में से इस इंटरवल को हटाएंगे तो मिल जाएगा 1 to 2 को हटाना है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि नेगेटिव इन्फिनिटी से 1 तक, और 1 पे रहेगा ओपन बिकॉज 1 एग्जैक्टली इस इंटरवल में चला गया है। एंड यहाँ लिखते हैं यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो ये यूनियन क्या है अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो ये तो हुआ इंटरसेक्शन के बारे में डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स। लेकिन वेन डायग्राम में इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो समझते हैं। तो ये आपके पास कोई एक सेट है A और ये सेट है B, और इंटरसेक्शन जब भी होगा इसमें कुछ ना कुछ ओवरलैप करेगा। तो जब ओवरलैप करेगा तो ये ओवरलैपिंग वाला जो सेक्शन होगा वही उसका इंटरसेक्शन होगा। लेकिन सपोज कीजिए कि ऐसे दो सेट्स हों जिसमें इंटरसेक्शन ना हो, मतलब डिसजॉइंट सेट्स हों, तो डिसजॉइंट सेट्स को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होगा, A और B ऐसे लिखे जाएंगे और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो ये होगा A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। अभी जो A इंटरसेक्शन B का जो रीज़न है इस फिगर में, वो कहाँ शेड होगा आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया होगा। सो लेट अस शेड इट विथ स्टाइल। यस, तो ये इंटरसेक्शन का रीज़न होगा और इसको हमें नाम देना होगा A इंटरसेक्शन B। अब आते हैं अपने दूसरे ऑपरेशन पे जो है
union of two sets. So union of two sets में सिंपल इसने कहा है कि A कोई सेट होगा जो कि ऐसा हो, इसमें x such that x belongs to A or x belongs to B. इसका मतलब क्या है कि x या तो A में होगा या फिर B में होगा या फिर A और B दोनों में होंगे. मतलब कि इसमें आपको जो वेन डायग्राम से अगर समझना पड़े तो ये पूरा रीज़न जो A का है, ये पूरा रीज़न जो B का है और दोनों में कॉमन है, तो ये पार्ट जो पूरा होगा वो कहलाएगा A यूनियन B का. यहाँ पे ध्यान देने की जब और है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है, लेकिन इस और का मतलब है इंक्लूसिव और. आप जब मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ोगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि दो तरीके के और होते हैं, इंक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव और. और मैथमेटिक्स में अगर हम और को लिखते हैं तो वहाँ उसका क्या सेंस है, किस सेंस में लिखा गया है, ये आपको समझाया जाता है और समझना पड़ता है. तो यहाँ पे जो और है वो इंक्लूसिव और है, मतलब कि ये दोनों के दोनों हिस्से में से जो कॉमन आएगा उसको भी हमें लेना पड़ेगा. तो यहाँ एक्चुअली अगर जब भी यूनियन दिया हो या फिर जब भी इस तरीके के स्टेटमेंट्स हों, यूनियन आपको कैसे यूज़ करना है, जब भी हमें लिखना हो ईदर A और B, या फिर आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाए एटलीस्ट वन ऑफ A एंड B. अगर A और B में से कोई एक, तो इन दोनों केसेस में आपको यूज़ करना है यूनियन. और जब और होगा तो आपको वो क्लियरली पता चल जाना चाहिए कि वो ईदर और का ही केस है. एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज कीजिए हमारे पास कोई एक सेट है 1 2 3 4 और B कोई सेट है 2 3 4 एंड 5. तो जब आपको यूनियन लिखना होगा तो यूनियन में आप इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिखोगे, जो कॉमन होंगे उनको भी लिखा जाएगा. तो जब कॉमन लिखा जाएगा तो आपको रिपीट नहीं करना है, क्योंकि वो सेट में रोस्टर फॉर्म का तो पहले से नियम है कि सेट्स में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता. तो लिखना होगा 1 2 3 4 एंड 5. तो ये बन जाएगा A यूनियन B का सेट. अब इनफैक्ट A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B में रिलेशन होता है, तो उसको हम लोग समझेंगे जब नेक्स्ट क्लास में, जब हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज करेंगे. अब आते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. सो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब है कि the difference of set is a set which contains the elements of A but not of B. मतलब अगर इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो लिखना होगा A माइनस B या फिर A स्लैश B is equal to X such that X belongs to A and X does not belongs to B. तो इसको अगर मैं एग्जाम्पल से दिखाऊं तो सपोज कीजिए हमारे पास कोई एक सेट है 1 2 3 4 5 और B एक दूसरा सेट है, सपोज कीजिए 3 4 5 एंड 7. तो अगर हमें लिखना पड़े A माइनस B तो क्या होगा? ऑब्वियसली हमें क्या करना होगा कि सेट A के एलिमेंट्स को लिखना होगा, लेकिन सेट के वो एलिमेंट्स छांट देने होंगे जो B में चले गए हैं. तो कौन कौन से एलिमेंट्स गए हैं भाई? 3 और 4 5, 3 4 5 और ये तीन एलिमेंट्स कूद के चले गए. तो हम 1 और 2 को केवल लिखेंगे, और चूंकि अब ये B के साथ भी शेयर हो रहे हैं इसलिए हम इसको छोड़ देंगे. सिमिलरली अगर इसी दोनों एग्जाम्पल के लिए हमें B माइनस A लिखना पड़े तो कैसे लिखा जाएगा? अब इसका मतलब होगा कि B के एलिमेंट्स को लिखोगे और A के एलिमेंट्स को छाड़ दोगे. तो क्या क्या होगा यहाँ पे? 5 और 7, क्योंकि फिर से 3 नॉट 5 और 7 केवल 7, बिकॉज 3 और 5 तो शेयर हो रहा है, तो ये हो जाएगा केवल 7. 3 4 और 5 शेयरिंग है. अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास A इंटरसेक्शन B
पहले से दे रखा हो कि वो 5 है, तब भी हम ये समझते हैं कि हमारा डेफिनेशन वही होगा, मतलब a माइनस बी तब भी a ही होगा, एंड b माइनस a भी तब भी a ही होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसको जब वेन डायग्राम में दिखाना पड़े तो हम कैसे दिखाएंगे? अगर a माइनस बी के हिस्से को दिखाना पड़े तो हमें a के एलिमेंट्स को लेना है लेकिन b को छोड़ देना है, तो हम ये रीजन शेड करेंगे यहाँ वाला। और ये हिस्सा लिखा जाएगा क्या? a माइनस बी। सिमिलरली अगर b माइनस a को दिखाना पड़े तो ये रीजन शेड करना पड़ेगा। इसको मैं वर्टिकली ऐसे डिनोट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा हिस्सा b माइनस a का। ऑलराइट, आपने यूनियन पढ़ लिया है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं इन दोनों को यूनियन करूँ तो क्या मिलेगा? आप सोच के देखिए, अगर मैं इन दोनों को यूनियन करूँ तो उस a यूनियन b में से, आप यहाँ पे समझिए इस चीज़ को, अगर मैं a माइनस b के साथ यूनियन कर दूँ b माइनस a का, तो ऑब्वियसली हमें ये दोनों सेट्स का यूनियन मिलेगा। और ये एक्चुअली क्या है? इस पूरे सेट में से इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, मतलब a यूनियन b में से अगर आप a इंटरसेक्शन b को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ये मिलेगा। तो इस तरीके से आप वेन डायग्राम को यूज़ करके कुछ अलग अलग आइडेंटिटीज़ को डिस्कवर या डिराइव कर सकते हो। एक चीज़ और ध्यान दीजिए यहाँ पे कि अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूँगा, मतलब a माइनस b का b माइनस a के साथ, तो इंटरसेक्शन आएगा 5। ऑलराइट, तो ये चीज़ हुआ ऑपरेशन ऑन सेट में डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट को जब हम डिफरेंस करते हैं तो उसको डिनोट करने का तरीका होता है स्लैश या फिर a माइनस बी, लेकिन आपके लिए a माइनस बी ज़्यादा उपयुक्त होगा क्योंकि यही आपके लिए बुक में प्रोवाइडेड है। अब आते हैं अपने अगले ऑपरेशन पे, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के लिए सबसे पहले ये होना चाहिए कि जो सेट होना चाहिए वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना चाहिए। तो अगर कोई सेट A यूनिवर्सल सेट का सबसेट है तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट ऑफ A का मतलब होगा कि सिंपली A कॉम्प्लीमेंट इज जस्ट U माइनस A। डिनोट करने का तरीका है A के ऊपर ऐसे डैश या प्राइम, तो A डैश को या फिर A कॉम्प्लीमेंट आप पढ़ोगे तो A कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा U माइनस A। मतलब ये एक पर्टिकुलर केस है डिफरेंस ऑफ टू सेट का, जिसमें पहला वाला सेट यूनिवर्सल सेट है और दूसरा वाला सेट उसका कोई एक सबसेट है। तो एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए कि मैंने कोई एक यूनिवर्सल सेट लिया U, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और यहाँ पे कोई एक सेट ले लिया A 1 2 3 और B को सेट ले लिया 1 4 एंड 5। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपको फाइंड करना है A कॉम्प्लीमेंट, तो आपको क्या करना होगा? U के उन एलिमेंट्स को लिखने होंगे यूनिवर्सल सेट के जो A में नहीं गए हैं। तो 1 2 3 को छोड़ के क्या क्या मिलेगा? 4 5 6 एंड 7। सिमिलरली अगर इसी के लिए B कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़े तो व्हाट यू हैव टू से, B कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या हो जाएगा? 1 4 5 को छोड़ के बाकी सब 1 4 और 5 आप हटा दोगे तो मिलेगा क्या हमें? दैट इज़ 1 not 1 2 then 3 and then 6 and then 7। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट को अगर दिखाना पड़े तो अगर मुझे दिखाना पड़े A कॉम्प्लीमेंट, तो A कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो A के हिस्से को छोड़ के, तो ये जो रीज़न बाहर का होगा इस पिंक वाले सेट को छोड़ने के बाद वो पूरा का पूरा काउंट किया जाएगा A कॉम्प्लीमेंट के लिए। सिमिलरली अगर B हो, B कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़े तो B के हिस्से को छोड़ देंगे तो वो B कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है A कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट को हम बोलते हैं डबल कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी। मतलब ये कि अगर हम एक सेट को कॉम्प्लीमेंट करें तो पहले हम U में से A को सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑब्वियसली, और फिर उसको फिर कॉम्प्लीमेंट कर दें।
तो u में से a को सब्ट्रैक्ट करोगे तो a कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, मतलब सिंपल वो सेट्स एलिमेंट्स मिलेंगे जो u में a में नहीं है। तो उसी तरीके से आप यहाँ समझो, तो a कॉम्प्लीमेंट तो ये आया होगा, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर से तो a मिल जाएगा, तो a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा a। अगर हम u को ही कॉम्प्लीमेंट कर दें तो u का कॉम्प्लीमेंट का मतलब u में से u को सब्ट्रैक्ट करो तो मिल जाएगा phi, और अगर हम phi को कॉम्प्लीमेंट कर दें तो मिल जाएगा u। अब यहाँ पे एक चीज़ और है जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ a यूनियन b का अगर होल कॉम्प्लीमेंट हो तो वो होता है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, और अगर a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट हो तो ये होता है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लोग एक्सरसाइज से देखने वाले हैं। इन दोनों को कॉम्बाइनली कहा जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। और जो आपके बुक में क्वेश्चंस या फिर स्कूल के एग्ज़ाम में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे कहा जाएगा एक 2 सेट दे के, और कहा जाएगा कि आपको इसको यूनिवर्सल सेट दिया जाएगा और 2 सेट्स दिए जाएंगे, कहा जाएगा कि आप डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई कीजिए। कई बार डी मॉर्गन्स लॉ वहाँ मेंशन नहीं होता, तो आपको दोनों प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि ईदर और को हटा देना है, तो यूनियन में से मतलब यूनिवर्सल में से यूनियन के पार्ट को हटा देना है, तो क्या बचेगा? आप ऐसा समझो ईदर और को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो तो बचेगा नीदर नॉर, नाइदर नॉर, तो होगा a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ना ही a ना ही b। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये तो हुआ नहीं a नहीं, मतलब u में से a हट रहा है। a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि जो इंटरसेक्शन एंड वाला हिस्सा है वो हटा रहे हैं, तो बचेगा क्या? ईदर नॉट a और नॉट b। तो इसको हम लोग डायग्राम से भी समझने वाले हैं बस थोड़ी देर में एक्सरसाइज के तौर पे। अब एक लास्ट इसका ऑपरेशन बचता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स क्या है? The symmetric difference of 2 sets A and B, the set consists of those elements which are either in A, in B but not in both A and B। याद कीजिए मैंने अभी कुछ देर पहले ये चीज़ बताया था आपको, तो यहाँ पे वही चीज़ तो है, या तो वो A में है या फिर B में है, लेकिन वो दोनों में नहीं है। तो ये जो हिस्सा यहाँ पे मैंने अभी शेड किया था वही हिस्सा यहाँ होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? A such that x belongs to A, x belongs to B, but x does not belongs to A intersection B। ये आपको ध्यान रखना है कि ये है, इससे मैं चेंज कर दूँ, ये होगा A सिमेट्रिक डिफरेंस B का डेफिनेशन। ऑलराइट, तो अगर हम इसको शेड करना पड़े तो जो कि पहले ही बता दिया है, तो ये वाला हिस्सा जो होगा इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा सिमेट्रिक डिफरेंस। एग्जांपल समझ लेते हैं, हालांकि कुछ और एग्जांपल्स मैं लेने वाला हूँ। सपोज कीजिए मैंने लिखा 2 3 5 6, बी को सेट लिया मैंने 1 2 3 4, और अब आपको फाइंड करना पड़े ये चीज़ तो कैसे लिखेंगे? आप देखिए क्या करना है, जो कॉमन है उसको छोड़ देना है और जो बाकी बच जाए उसको इकट्ठा कर लेना है। तो A सिमेट्रिक डिफरेंस B लिखोगे तो जो कॉमन होगा उसको छोड़ दोगे, और मैं एक काम करता हूँ क्योंकि इसमें कुछ बाकी जो बचेगा उसको इकट्ठा करना है। 1 2 3 4 एंड देन यहाँ 5 है, तो केवल 5 ही है जो कि कॉमन नहीं है, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 5। दैट्स इट। कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिसको हम लोग कर लेते हैं। पहला ये आपके बुक का एक्सरसाइज है, NCERT के आई थिंक 1.5 में है ये। ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें पहले दिखाना A यूनियन B का डैश। तो A यूनियन B का डैश जो होगा, आपको पता है कि A यूनियन B जो है वो ये वाला पूरा हिस्सा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, कलर्स का यूज़ करता हूँ। तो पहले ये जो पार्ट है वो आपको मिलेगा A यूनियन B, और यहाँ मैं इस चीज़ को दिखाता हूँ कि ये पार्ट हमारा A यूनियन B है। नाउ अब मैं कलर को चेंज करूँगा, और आप समझ रहे हो जब मैं कलर चेंज करूँगा तो यहाँ पे जो ये पार्ट होगा A यूनियन B को छोड़ के जो वर्टिकली डिसाइड करूँगा मैं,
तो ये वाला जो पूरा रीज़न होगा वो कहलाएगा ए यूनियन बी का डैश, मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। दैट्स इट। अब दूसरी बात, तो ये वाला जो हिस्सा होगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, वो होगा इस वर्टिकल लाइन से शेड करता हुआ। अब आते हैं अपने इस पार्ट पे जहाँ कहा गया है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश इंटरसेक्शन, ये फर्स्ट का आंसर था, ध्यान रहे। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब हुआ क्या कि ए डैश पहले फाइंड करते हैं। तो मान लेते हैं मैंने कलर लिया ए डैश फाइंड करने के लिए, ये वाला ग्रीन। तो ग्रीन कलर से मैंने फाइंड किया है ए डैश, ध्यान रखिए ए कॉम्प्लीमेंट, और उसको मैंने हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया है ए कॉम्प्लीमेंट को। तो ए के वो सारे हिस्से जो, यूनिवर्सल सेट के वो सारे हिस्से जो ए में नहीं है, तो वो तो बी में भी जो जाएगा वो हो ही जाएगा कुछ हिस्सा। तो ये पार्ट हुआ किसका, ए कॉम्प्लीमेंट का। मैं कलर चेंज करता हूँ एंड देन आपको बताता हूँ बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट ढूंढेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि वो हिस्सा जो बी में नहीं है, तो मैंने उसको वर्टिकली लाइन से शेड करना शुरू कर दिया। तो ये जो पार्ट होगा वो बनेगा बी कॉम्प्लीमेंट का। अब हमें बताना है इन दोनों का कॉमन रीज़न। तो इन दोनों का जो कॉमन रीज़न होगा वो कौन सा शेडेड होगा, तो उसको आप समझ रहे हो कि जहाँ जहाँ ये हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस एक दूसरे को काट रहे हैं, वही जो रीज़न होगा वो कॉमन। तो ये पूरा रीज़न जो होगा, ये रीज़न होगा शेडेड। आप इतना गंदा फिगर मत बनाइएगा, ये तो समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये रीज़न होगा ब्लू से जो भी मैंने किया है, ये है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब ज़रा इन दोनों को फिगर को ध्यान से देखिए तो आप पाएंगे कि दोनों सेम चीज़। ये हमें यहाँ पे ढूंढना था ये वाला पार्ट और यहाँ ढूंढना था ये वाला पार्ट। इन दोनों में समानता क्या है, दोनों एक ही रीज़न को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ये दोनों एक ही रीज़न को रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम से, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी का जो डैश होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। और यही चीज़ डी मॉर्गन्स लॉ का जो पहला प्रॉपर्टी है वो है। अब आते हैं इन दोनों को सॉल्व करने के लिए। तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से कॉपी करके यहाँ पे डाल दूँगा। तो फिर से ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश जो होगा वो इधर बाहर का हिस्सा होगा, और आप अब एक्सपर्ट हो चुके हो उस पर करने के लिए। तो ये रीज़न जो होगा वो इंटरसेक्शन बी का डैश होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन को छोड़ के जो बाकी बच जाएगा। इधर है ए डैश या फिर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो फिर आप ए को हटाओगे पूरे रीजन में से, ये ए हट गया, और इस तरीके से बी को हटाओगे। तो बी को हटाने के लिए मैं ये वर्टिकल लाइन लेता हूँ, एंड देन जब इन दोनों का यूनियन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वही मिलेगा जो यहाँ पे आपको मिला था। क्योंकि यूनियन करते समय हम वो भी लेते हैं जो ये कॉमन ना हो। तो कॉमन वाला जहाँ दोनों लाइंस कट कर रहे हैं वो भी मिल रहा है, और जो वर्टिकली खाली हैं और जो हॉरिजॉन्टली खाली हैं, मतलब जो हॉरिजॉन्टली इंटरसेक्टेड नहीं है, जो वर्टिकली इंटरसेक्टेड नहीं है, उन दोनों का भी रीज़न होगा। इसलिए फिर से हो गया ए, पहले तो रीज़न हो गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ फिर से हम इस बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। तो अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि U एक सेट है। अब आते हैं अपने अगले एक्सरसाइज पे। इसमें ये कहा गया है कि U एक सेट है, यूनिवर्सल सेट,
जो कि 1 से लेकर 65 तक के नंबर्स को कंटेन करता है। कैपिटल ए एक सेट है जिसमें ये सारे नंबर्स हैं, और कैपिटल बी। ए यूनियन बी ढूंढना है तो हमें क्या करना होगा, ए के सारे एलिमेंट्स लिखने होंगे, दैट इज़ 2 4 6 8 10 12 14 16, और साथ साथ अब बी के एलिमेंट्स लिखने होंगे, लेकिन वो एलिमेंट्स नहीं लिखने होंगे जो फिर से कॉमन आ गए, हमें वो लिखने हैं। तो हो जाएगा 2 4 8 तो पहले चला गया है इसमें, 16 भी चला गया, 32 एंड 64 खाली इसमें ऐड कर देना है। तो हमने इस तरीके से वो सेट तैयार कर लिया जो इनके यूनियंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमें इंटरसेक्शन का ढूंढना होगा तो हमें वो एलिमेंट्स लिखने होंगे जो दोनों में कॉमन है। तो हो जाएगा 2 कॉमन, 4 भी कॉमन है, 8 कॉमन है, दैट्स इट। इसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है, या 16 कॉमन है, 16 कॉमन है, यस। तो 2 4 8 16। अब ढूंढना है सी, जिसमें ढूंढना है हमें ए माइनस बी डिफरेंस। तो हमें ए के एलिमेंट्स लिखने होंगे और बी के एलिमेंट्स को छोड़ देने होंगे, जो उस बी में चला गया होगा ए में से, तो उनको हटा देना है। तो 2 4 बी में चला गया है, तो 2 और 4 को तो नहीं लिखना, इसको हटाइए। देन 8 बी चला गया, तो इसको भी हटाइए। फिर 16 भी चले गए, तो इनको भी हटाइए। तो बचा क्या क्या, 6 10 12 एंड 14। तो इसको लिख सकते हैं 6 10 12 एंड 14, ये लिख दिया हमने, ए माइनस बी। अब आता है डी पार्ट, जिसमें कहा गया है सिमेट्रिक डिफरेंस को ढूंढना। सिमेट्रिक डिफरेंस को ढूंढने के लिए तरीका क्या अप्लाई किया जाएगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। रिकॉल कीजिए सिमेट्रिक डिफरेंस का डेफिनेशन क्या था, कि वो एलिमेंट्स जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं हैं वो ए में हैं और बी में हैं, लेकिन दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं है। तो यही तो होगा, ए माइनस बी में होगा या फिर और बी माइनस ए में होगा। तो ए माइनस बी तो हमने ढूंढ लिया है, तो यहाँ पे ढूंढ लेते हैं बी माइनस ए को, तो सुविधा होगी। बी माइनस ए का मतलब वो एलिमेंट्स जो ए में चले गए होंगे, बी में से उनको हटा लेना है। तो 2 चला गया तो इनको हटाइए, 4 चला गया कॉमन, वो भी हटाइए, और 8 भी चला गया, वो हटाइए, 16 भी चला गया, तो बचा गया केवल 32 एंड 64। अब इन दोनों का क्या कर लेना है, यूनियन। तो बचेगा क्या, 6 10 12 14 32 एंड 64। आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं अगर कुछ में मिस कर गया होगा तो। अब आता है ई पार्ट, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब ये हुआ डिफरेंस हमें निकालना है। अब ए यूनियन बी तो हमने ये निकाला था, ये वाला पार्ट, और ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी ये निकाला। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है ये देखते हैं। तो इसमें से 2 तो दोनों में चला गया, कॉमन हमें हटाना है ना। फिर 4 चला गया है, फिर 8 चला गया है, एंड देन 16 चला गया। तो बचा क्या अभी, बचा क्या, 6 10 12 14 32 एंड 64 ना। उसके बाद इसने तुरंत पूछा है कमेंट अपॉन योर रिजल्ट। अब जो इसमें कमेंट करना है, कमेंट करने का मतलब ये है कि जिसमें कुछ न कुछ आपको ऑब्जर्वेशन करने को मिला है उस पर आप कमेंट कर लीजिए। तो आप पाएंगे कि जो अभी आपने ढूंढा है ए सिमेट्रिक बी, मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस बी, वो एग्जैक्टली वही है जो यहाँ पे ढूंढा गया है। मतलब हम कह सकते हैं अपने कमेंट में कि ए सिमेट्रिक रिलेशन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यही हम कमेंट कर सकते हैं इन सभी सेट्स के ऊपर। तो आज की क्लास में हमने देखा ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड कुछ क्वेश्चंस। आई अंडरस्टैंड द क्लास वाज लिटिल बोरिंग और स्लो, बट एनीवेज, तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, कुछ और क्वेश्चंस, और उसकी अगली क्लास में प्रूफ वाले क्वेश्चंस। तो इन 2 क्लासेस को आप लोग ज़रूर देखिएगा, एंड मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स।